रैपिड रिवीजन की एक और बहुत ही शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम का रैपिड रिवीजन। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर में फुल मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। वीडियो चालू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे सैंपल पेपर्स आ चुके हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। हम आपको इसमें अपना आंसर राइटिंग का कोर्स भी दे रहे हैं और साथ में आपकी कॉपीज भी चेक कर रहे हैं। मतलब अगर आप हमारे सैंपल पेपर्स ले लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते, आप भी ह्यूमैनिटीज के टॉपर बन जाएंगे। चलिए अब इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। तो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल कर आया, पॉलिटिकल सक्सेशन का चैलेंज। हुआ यूं कि मई 1964 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई। इसके बाद सबको लग रहा था कि अब इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि नेहरू जी की पर्सनैलिटी बहुत फेमस थी और उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत काम करा था। 1960s को इसलिए बोल दिया जाता है कि भाई एक बहुत ही डेंजरस डिकेड था, क्योंकि इस समय क्या था भाई, पॉवर्टी थी, इनइक्वालिटी थी, वॉर्स थी, कम्युनल और रिलीजियस डिवीजन हमें देखने को मिल रहे थे और इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत ही इनस्टेबल थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, शास्त्री जी आए, तो नेहरू जी से हम शास्त्री जी की तरफ आगे बढ़े। के कामराज जो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या बोला भाई, जब नेहरू जी पास हुए कि भाई अब आगे किसको पीएम बनाया जाए, तो जितने भी लीडर्स थे उस समय उन्होंने बोला कि लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाना चाहिए। ये बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के हैं, ये अच्छे पीएम बन सकते हैं। और ये बहुत ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर थे, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, बहुत ही कमिटेड इंसान थे और ये उत्तर प्रदेश से थे और इन्हीं को फिर बाद में हमारा पीएम बनाया गया। 1964 से मात्र 1966 तक ये पीएम रहे और ये दो मेन चैलेंजेस का सामना करे। पहला वॉर और दूसरा मॉनसून फेल हो गया था, सूखा पड़ गया था, फूड का शॉर्टेज हो गया था। इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था, आपने सुना होगा, जय जवान जय किसान। 10 जनवरी 1966 को जब ये पाकिस्तान से अग्रीमेंट साइन करने को गए थे तो उज्बेकिस्तान में ये हुआ था, उज्बेकिस्तान की कैपिटल में, ताशकंद जिसको हम बोलते हैं, तो ताशकंद में इनकी डेथ हो गई। बहुत ही कंट्रोवर्शियल, मतलब लोग आज भी बोलते हैं कि एकदम से कैसे हो गया। तो ये प्रॉब्लम थी, इससे पहले वाले चैप्टर में इसको हमने पढ़ा हुआ था, इसलिए इनकी जल्दी डेथ हो गई। इसके बाद फिर किसी और को पीएम बनाना पड़ा। तो शास्त्री जी के बाद हमारी पीएम बनी इंदिरा गांधी जी। बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, इंदिरा गांधी जी जो नेहरू जी की बेटी थी और मोरारजी देसाई जो उस समय बॉम्बे के सीएम थे, उनके बीच में कंपटीशन था। लेकिन इसके बाद एक सीक्रेट बैलेट हुआ कांग्रेस में, उसमें जो एमपीज थे उन्होंने सपोर्ट करा इंदिरा गांधी को। मतलब मोर देन 2/3 एमपीज ऐसे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जी को पीएम बनना चाहिए और मोरारजी जी की डिफीट हो गई। यहां पर हमें साइन देखने को मिला कि भाई इंडिया की डेमोक्रेसी अब मैच्योर होती जा रही है, क्योंकि एक बहुत ही पीसफुल ट्रांजिशन हुआ था। ऐसा नहीं है कि शास्त्री जी की डेथ हो गई तो हंगामा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा जिन्ना के टाइम पे हुआ था। इसके बाद जो सीनियर कांग्रेस के लीडर्स हैं ना, उन्होंने एक और रीजन से इंदिरा गांधी को सपोर्ट करा था। उनका कहना था कि अभी इंदिरा गांधी नई नहीं है, तो इनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर पॉलिटिकल हो, तो ये हम पर डिपेंडेंट रहेंगी, तो हमारा भी थोड़ा सा वैल्यू रहेगा और इसलिए इन्होंने इनको सपोर्ट करा। तो इंदिरा गांधी इससे पहले क्या थी, यूनियन मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन की, तो इसके बाद फिर इनको पीएम बना दिया गया। तो जो ईयर था 1967, इसे बोला जाता है लैंडमार्क ईयर इंडिया की पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री का। अब ऐसा क्यों है उसके बारे में आगे अभी हम पूरा पढ़ेंगे। अब 1967 जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे 4th जनरल इलेक्शन थे और 2 पीएम हमारे बहुत जल्दी इस दुनिया से जा चुके थे। तो प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक क्राइसिस था, मॉनसून फेलियर, सूखा पड़ गया था, फूड का शॉर्टेज था, लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था और फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत कम हो गया था। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, महंगाई बहुत बढ़ रही थी और इस चक्कर में लोग हड़ताल कर रहे थे, बंद वगैरह कर रहे थे। बोलते ना भारत बंद हो जाता है, तो बंद वगैरह चीज़ें कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। और इस समय इंदिरा गांधी जी का पहला एक बड़ा डिसीजन आता है कि हम इंडियन रुपी को डिवैल्यूएट करेंगे। मतलब पहले 5 रुपए का $1 होता था, हमने डिवैल्यूएट करा, थोड़ा सा वैल्यू को गिराया, तो अब $1 का जो कीमत था वो 7 रुपए से ज़्यादा हो गया था, तो ज़्यादा डिफरेंस हमारा बढ़ गया था। इसके बाद हमें देखने को मिला नॉन कांग्रेसिज्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। ये स्ट्रेटेजी सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया जी ने दी थी, नाम याद रखना, एमसीक्यू में आता है। इन्होंने बोला कि कांग्रेस हर बार इसलिए जीत रही है क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, तो जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टी है उन्हें एक साथ आना चाहिए और कांग्रेस को हराना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला इससे क्या होगा, जो वोटर्स के वोट डिवाइड हो जाते हैं ना, वो डिवाइड नहीं होंगे और कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगी। अब इन्होंने ये क्यों किया, इनका आर्ग्यूमेंट था कि कांग्रेस का जो रूल है वो अनडेमोक्रेटिक है, मतलब डेमोक्रेसी को इन लोग फॉलो नहीं करते हैं, गरीब लोगों की सुनते नहीं हैं
उनके खिलाफ बातें करते हैं। और नॉन कांग्रेसिज्म बहुत ज़रूरी है अगर हम वापस से डेमोक्रेसी को इंडिया में स्थापित करना चाहते हैं, इसकी बात करी जा रही थी। अब 1967 इलेक्शंस का रिजल्ट क्या आया वो देख लेते हैं। लोकसभा स्टेट असेंबली इलेक्शन थे फरवरी 1967 में। जो रिजल्ट आया उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल अर्थक्वेक, मतलब हंगामा हो गया। क्या हंगामा हुआ देख लेते हैं। कांग्रेस ने भाई कुछ भी करके लोकसभा में मेजॉरिटी तो ले ली, लेकिन आज तक की सबसे कम टैली में, मतलब पहले इतने कम वोट सीट्स इनके नहीं थे, फर्स्ट टाइम हुआ 1952 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। इससे पहले कभी भी ये कुछ हमें देखने को नहीं मिलता था। इंदिरा गांधी जी के हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स हार गए, मतलब ये हार गए सीधे सीधे, इनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई। एग्जाम्पल, के कामराज इतना बड़ा नाम थे लेकिन तमिलनाडु में हार गए, एस के पाटिल महाराष्ट्र में हार गए। और स्टेट लेवल में कांग्रेस ने 7 स्टेट्स में मेजॉरिटी खो दी और अपनी गवर्नमेंट 2 और स्टेट में नहीं बना पाए डिफेक्शन के चक्कर में। अब डिफेक्शन का मतलब क्या होता है आगे देखते हैं। इन टोटल 9 ऐसे स्टेट्स थे जहां पर कांग्रेस की पावर नहीं थी। यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और केरला। अब कोलिजन की बात कर लेते हैं। जब कोई एक पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाती ना, तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं और इसे हम कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। इसे हिंदी में हम बोलते हैं संयुक्त विधायक दल, SVD, याद रखिएगा। तो बहुत टाइम ऐसा होता है जब जो कोलिजन गवर्नमेंट बनती है ना, तो उनकी आइडियोलॉजी आपस में मैच नहीं करती। मतलब हो सकता है कोई सोशलिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिहार में जो ये कोलिजन गवर्नमेंट बनी उसमें SSP, PSP, CPI जनसंघ थे। इनकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट थी। फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट एक बहुत बड़ा अलायंस बना था। तो अकाली दल के 2 जो मेन ग्रुप थे, संत और मास्टर ग्रुप, इन दोनों को साथ में आना पड़ गया। साथ में CPI हमें देखने को मिल गई, CPI-M देखने को मिल गई, SSP, जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी, मतलब जिनका दूर दूर आइडियोलॉजिकल कोई भी मैच नहीं होता है, उन लोग साथ में आ गए थे। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, आप एक पार्टी से खड़े हुए इलेक्शन जीत गए, लेकिन बाद में आपने उस पार्टी को छोड़ दिया और किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो आपका वोट चला गया दूसरी पार्टी में। पहले ऐसा होता था, तो इसे हम बोलते हैं डिफेक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था 1967 इलेक्शन का, और इसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा था नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट 3 स्टेट्स में बनाने के लिए। मतलब वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर जीते उन्होंने पार्टी ही बदल ली थी। यूपी, MP, हरियाणा में आया राम गया राम एक्सप्रेशन से इसे हम बोलते हैं, क्योंकि गयालाल एक MP थे हरियाणा के। उन्होंने 14 डेज में 1967 में 3 बार अपनी पार्टी चेंज कर ली थी, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 1985 में हमें 52nd अमेंडमेंट देखने को मिला, जिसके बाद फिर एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। अब सिंडिकेट क्या होता है? ये सीनियर कांग्रेस के बहुत ही पावरफुल कांग्रेस के मेंबर्स का ग्रुप था जो पूरी कांग्रेस की पार्टी को ऑर्गेनाइज करते थे। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ये थे। इसे कौन लीड करता था? के कामराज। और इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे S निजालिंगप्पा हो गए, SK पाटिल हो गए, एक्सेट्रा, है ना। इन्होंने ही इंदिरा गांधी जी को, शास्त्री जी को सपोर्ट दिया था, वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। मतलब जो ये बोलते थे उसका बहुत इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता था। लेकिन बाद में हमें देखने को मिला इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था इंदिरा गांधी जी के सामने। हुआ ये, इन्होंने सोचा था कि इंदिरा गांधी जी इनकी वैल्यू को समझेंगी, इनसे सपोर्ट लेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी जी के खुद के कुछ नए नए मेंबर्स थे, पार्टी के लोग थे जिनसे इंदिरा गांधी जी ज्यादा कनेक्टेड थी, तो वो इतना भाव नहीं देती थी सिंडिकेट के मेंबर्स को, और उन लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, है ना। और इसी को देखते हुए 2 चैलेंजेस सामने आए। पहला कि भाई इन्हें अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग पावर लेकर सामने आना है ना, अपनी इंडिपेंडेंस लेकर आना है सिंडिकेट से, मतलब सिंडिकेट पर डिपेंडेंट अब नहीं रह सकते। और कुछ इस तरीके से काम करना है कि कांग्रेस की पावर वापस से रिस्टोर हो पाए। तो यहां पर इंदिरा गांधी जी ने ना एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाई। ये आइडियोलॉजिकल गेम खेलने लग गई, ये लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्ट होने लग गई, जिससे कांग्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस आए। क्योंकि पहले कांग्रेस ऐसी कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता था, अलग अलग फैक्शन हमें देखने को मिलते थे, मैंने आपको बताया है। यहां पर CWC मतलब कांग्रेस हमारा क्या हो गया? कांग्रेस की हमारी जो वर्किंग कमेटी है, इन्होंने अडॉप्ट करा 10 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, 10 पॉइंट प्रोग्राम मई 1967 में, जिसमें इन्होंने बोला हम प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन करेंगे, इंश्योरेंस की बात करी, लैंड रिफॉर्म्स की बात करी, हाउसेस की बात करी, गरीब लोगों को घर वगैरह देंगे एक्स्ट्रा। तो ये 10 पॉइंट प्रोग्राम इन्होंने अडॉप्ट करा। अब प्राइवी पर्स
हुआ ये कि भाई जब प्रिंसली स्टेट्स गए ना तो उनकी जो रूलर्स की फैमिलीज थी उन्हें हमने ग्रांट्स देते थे, मतलब उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाता था, गवर्नमेंट अलाउंस वगैरह प्रोवाइड करती थी, पावर देती थी कि आप अपनी प्राइवेट जो भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह है उनको अपने पास रख सकते हो एक लिमिट तक। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने बोला कि इसको हम हटा देंगे, और इंदिरा गांधी जी ने हमेशा हमेशा से सपोर्ट करा था कि प्राइवेसी पर्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेहरू जी भी यही बोलते थे। और 1971 में मैसिव विक्ट्री के बाद इन्होंने अमेंडमेंट करके इसको हटा भी दिया। इसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। जो इंदिरा गांधी जी और सिंडिकेट के बीच में राइवलरी थी ना वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गई जब जाकिर हुसैनी हमारे प्रेसिडेंट थे, इनकी डेथ हो गई और जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी वो खाली पड़ गई। जो सिंडिकेट थे इन्होंने अपॉइंट करा एन संजीवा रेड्डी को कि भाई ये ऑफिशियल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, यही बाद में जाके प्रेसिडेंट बनेंगे। उस समय ये लोकसभा के स्पीकर थे और इंदिरा गांधी जी के ओपोनेंट थे। इंदिरा गांधी जी ने इंकरेज करा कि वीवी गिरी जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट थे कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के नॉमिनेशन फाइल कर दे, मतलब आप भी प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो जाइए। और इंदिरा गांधी ने सबको बोल दिया कॉन्साइंस वोट, मतलब अपने मन से वोट डालिए, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इनडायरेक्टली सबको बता दिया था कि आपको क्या करना है। रिजल्ट क्या हुआ, वीवी गिरी की विक्ट्री हो गई, संजीवा रेड्डी की डिफीट हो गई। मतलब वो सिंडिकेट पहले जो बताती थी कि पीएम कौन बनेगा अब उनकी ही चलना बंद हो गई। तो नवंबर 1969 में हमें स्प्लिट देखने को मिला कांग्रेस में। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिंडिकेट थे सारे वही लीड करते थे, और कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट जिसे हमारी इंदिरा गांधी जी लीड करती थी, मतलब कांग्रेस आर इंदिरा गांधी जी की, कांग्रेस वो हमारे सिंडिकेट की। इन दो पार्टीज को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड और न्यू। न्यू मतलब इंदिरा गांधी की, ओल्ड कांग्रेस, न्यू कांग्रेस। और यहां पर ना इंदिरा गांधी जी ने इसको बोला कि एक आइडियोलॉजिकल स्प्लिट है। मैंने बोला था ना आइडियोलॉजी का गेम इनने खेलने लगी है। इन्होंने बोला कि हमारी जो पार्टी है वो प्रो पुअर है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, वो वाली पार्टी प्रो रिच है, वो रईसों के लिए काम करते हैं। इसके बाद दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी जी ने बोला कि हमें लोकसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए, मतलब नए इलेक्शन करवाना चाहिए, डिसॉल्व कर देते हैं। इसके बाद 1971 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे पहले वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है। हमें इंडियन जनरल इलेक्शन देखने को मिले, ये 5th इलेक्शन थे, फरवरी 1971 में हुए। कांग्रेस आर के साथ किसने अलायंस बनाया, सीपीआई पार्टी ने अलायंस बनाया। और दूसरी तरफ हमें ग्राइंड अलायंस भी देखने को मिला जिसमें नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज थी, नॉन कांग्रेस पार्टी थी, जैसे एसएसपी, पीएसपी, फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट से बताना, भारतीय जनसंघ एक्सेट्रा। सबका कहना था कि कांग्रेस ओ जो मेन हमारी पुरानी कांग्रेस है वही जीतेगी और इंदिरा गांधी जी हार जाएंगी। लेकिन जो न्यू कांग्रेस थी ना, इन्होंने एक पॉजिटिव एजेंडा सबके सामने रखा। इनका एक प्रॉपर विजन था और वो क्या था, गरीबी हटाओ। दूसरी तरफ जो ग्रांड अलायंस था ये क्या बोलते थे, इंदिरा हटाओ। मतलब इनका एक नेगेटिव हल्का सा ऐसा लगता था हेट्रेड वाला एजेंडा है कि इंदिरा गांधी को हटाना है। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या बोला, गरीबी हटाओ, हम गरीबी मिटाएंगे। इन लोग हमें हटाने की बात कर रहे हैं, हम गरीबी को हटाएंगे। तो इससे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी जी का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा था। और इंदिरा गांधी जी ने भाई पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ करा था, लैंड सीलिंग करी थी, अर्बन प्रॉपर्टी वगैरह की, वहां पर भी हमें इनके बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को मिले थे। इकोनॉमिक इक्वालिटी को इन्होंने प्रमोट करा था, प्राइवी पर्स का अबॉलिशन करा था। और इस चक्कर में इन्हें पुअर, दलित, विमेन, लैंडलेस लेबर, आदिवासी, माइनॉरिटी और अनएम्प्लॉयड यूथ का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था। और इसके बाद रिजल्ट क्या आया, कांग्रेस आर प्लस सीपीआई ने 375 सीट्स जीती और 48.8% वोट इन्हें मिले। कांग्रेस आर अकेले ने 352 सीट्स जीती और 44% वोट इन्हें मिले। कांग्रेस ओ के 16 से भी कम सीट्स थे और जो ग्रैंड अलायंस, इतना बड़ा अलायंस बना था, उसका ग्रैंड फेलियर हो गया, 40 से कम सीट्स उसे मिली। और कांग्रेस आर बाहर निकली बनकर रियल कांग्रेस। और फिर बांग्लादेश पर हमारी जीत हो गई। हमें मालूम है बांग्लादेश क्राइसिस हुए थे, पाकिस्तान से हमारी वॉर हो गई थी। उसके बाद पॉपुलैरिटी इंदिरा गांधी जी की और बढ़ गई। इसके बाद तो जितने भी स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए वहां पर हमारी कांग्रेस ही जीती। और उसके बाद ये सामने बनकर आई कि ये गरीबों की प्रोटेक्टर हैं और नेशनलिस्ट लीडर हैं। तो इंदिरा गांधी जी का इसके बाद नाम बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन फिर आगे इमरजेंसी हुई, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, फिर तो चीजें एकदम पलट गई। और मैं जहां कहीं भी हमारी बोल रहा हूं तो मतलब हमारी प्राइम मिनिस्टर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरी फेवरेट पीएम या आपकी फेवरेट पीएम, याद रखिएगा। मैं पढ़ाता हूं तो एकदम न्यूट्रल होके पढ़ाता हूं। इसके बाद जो कांग्रेस है उसका भाई जो डोमिनेशन था वो थोड़े हद तक वापस आ गया था और इन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रिस्टोरेशन क्वेश्चन मार्क, इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो देखिए भाई, ये कांग्रेस सिस्टम का ना रिस्टोरेशन नहीं था,
बल्कि री इन्वेंशन था पूरी पार्टी का। जो अब इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस थी ना, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही वीक था। इसमें बहुत ही कम अब हमें फैक्शन देखने को मिलते थे, पुरानी कांग्रेस नहीं थी। और इसे मेनली सपोर्ट उनका मिलता था जो थोड़ा सा नीचे स्तर पर है, मतलब अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से इनको सपोर्ट मिलता था, जैसे विमेन, आदिवासी, पुअर एक्सेट्रा। और जो नई कांग्रेस थी ना, वो पहले की तरह सारे टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को एडजस्ट नहीं कर पाती थी, प्रॉब्लम थी। और इसके बाद यहाँ पर जो स्पेसिस थी भाई डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन की, लोगों की, मतलब लोग अपने अपने बातें रख सकते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते थे, लोगों की एस्पिरेशन थी, सब अपनी बातें कर पाते थे, सबकी अपनी वैल्यू थी। अब वो कहीं ना कहीं इस नई कांग्रेस में गायब हो रही थी, स्पेसेस कम हो रही थी। और अब एक ही मेन लीडर सबके सामने थी और वो थी इंदिरा गांधी खुद। तो बिल्कुल ये अलग था। तो अब ये इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को रिस्टोर नहीं करा था, कुल मिलाकर पूरी कांग्रेस का नेचर ही चेंज हो गया था, पूरा कांग्रेस का सिस्टम ही चेंज हो गया था। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे यूट्यूब हमारे चैनल को थोड़ा पुश करे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। एंड स्क्रीन में पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।